हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारे सामने जीएमसी हंदवाड़ा का हमने एक एनालिसिस लाया है। आपको जैसे कि पता है, जीएमसी हंदवाड़ा में जो है अभी जूनियर नर्स की, स्टाफ नर्स की पोस्टें आई हैं जो कि 108 पोस्ट हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने फॉर्म फिल कर लिया होगा और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम जीएमसी हंदवाड़ा का जो पेपर हुआ था, रीसेंट पेपर जो हुआ है 2024 में, उसका हम आज पूरा एनालिसिस करेंगे। उसके पीवाई का एनालिसिस करेंगे कि किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और टॉपिक्स की डेप्थ क्या होती है। इससे पहले हमने जीएमसी अनंतनाग का जो पेपर था उसको भी डिकोड किया था, उसको भी पूरा एनालाइज किया था, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो आज का जो पेपर है ये जीएमसी हंदवाड़ा का पेपर है। पेपर की डिटेल अगर मैं आपको बताऊं तो कब हुआ था ये एग्ज़ाम, तो 2024 में हुआ था। ठीक है, जीएमसी ने रिक्रूट करवाया था खुद। जीएमसी जैसे अभी भी जो पोस्ट हैं, कंट्रेक्चुअल पोस्ट जो जीएमसी हंदवाड़ा की हैं, वो भी जीएमसी हंदवाड़ा ही कंडक्ट करवाएगा एग्जाम। टोटल क्वेश्चन कितने थे तो 120 थे, अभी भी 120 होंगे। टोटल मार्क्स कितने थे तो 120 मार्क्स थे। एक मार्क्स जो है एक क्वेश्चन को मिलता है। नेगेटिव मार्क्स जो है एज पर जीएमसी रूल, जो कि लास्ट टाइम 0.25 था, -0.25, तो इस बार भी शायद -0.25 ही रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। अब देखो, सबसे पहले ये एनालिसिस जो है ये, इससे क्या क्लियर होगा हमको, इससे हमको पहले तो सिलेबस का पता चलेगा कि कौन कौन सा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, किस पोर्शन, कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब जो चैप्टर होगा, है ना, कौन से चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से क्या आ रहा है। फिर हमको टॉपिक के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, टॉपिक के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा कि किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो आप, ताकि जब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब आपका जो प्रिडिक्ट कर पाओ कि आने वाले जो अब पेपर है जीएमसी का, उसमें कौन से टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं, है ना, कौन से सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा टाइम देना है, तो वेटेज का आपको पूरा एक आइडिया मिल जाता है। देखो, पीवाई क्यू एनालिसिस का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है। पीवाई क्यू एनालिसिस का ये बेनिफिट है क्योंकि नर्सिंग का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है ना, कितनी सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो सिलेक्शन यहाँ पे सब कुछ पढ़ के नहीं होता, सिलेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ के होता है। स्मार्ट स्टडी करने के बाद ही सिलेक्शन पॉसिबल रहता है। तो देखो, अब सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जीएमसी हंदवाड़ा ने किया था वो किस तरह से, तो इसमें एना फिजियो बहुत ज़्यादा पूछी गई है। ठीक है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। अब आपने जब देखा होगा लास्ट जो मैंने एनालिसिस किया था अनंतनाग का, उसमें आपने देखा था, उसमें और इसमें जब हमारी टीम ने ये एनालिसिस बनाया, तो जीएमसी अनंतनाग के बेसिस पे आप जब हंदवाड़ा का हम देख रहे हैं तो टोटली डिफरेंट एनालिसिस है। ठीक है, यहाँ पे उस पोर्शन से, अलग अलग पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो देखो, एनाटमी और फिजियोलॉजी, अब जिसको जीएमसी अनंतनाग का एनालिसिस देखना है वो जाके वीडियो देख ले, चैनल में पड़ा हुआ है। तो एनाटमी और फिजियोलॉजी का आप देखोगे तो 25 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। ठीक है, मेडिकल सर्जरी नर्सिंग 22। ठीक है, मतलब एनाटमी फिजियोलॉजी और मेडिकल सर्जरी ये तो श्योर शॉर्ट है, ये तो अच्छे से पढ़ना है आपने। ऑब्स एंड गायनी जो मिडवाइफरी है, आपने अनंतनाग का पेपर देखा या अनंतनाग का एनालिसिस देखा होगा, उसमें कम्युनिटी ही कम्युनिटी भरी पड़ी थी, बट इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग उतनी नहीं है। तो इसमें मेन 3 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड ऑब्स एंड गायनी, जिसको हम मिडवाइफ नर्सिंग भी कहते हैं, जिससे कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, मतलब 20 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बात में करूं तो 18 क्वेश्चन आए थे यहाँ से, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 17 क्वेश्चन आए थे, पीडियाट्रिक्स से 10 थे और मेंटल हेल्थ नर्सिंग से 8 क्वेश्चन आए थे। मतलब जो रेड है 3 सब्जेक्ट, वो हाई प्रायोरिटी आपको देनी है यहाँ पे, किस किस को, एनाटमी को, फिजियोलॉजी को, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को, ऑब्स एंड गायनी को। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स को भी प्रायोरिटी देनी है। अब देखो, जीएमसी हंदवाड़ा में ये पैटर्न था। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा फोकस देना है। बट अब ये तो थी सब्जेक्ट की बात, लेकिन आगे हम अब टॉपिक्स को भी देखेंगे, किस टॉपिक से कितना आ रहा है। ठीक है, तो टोटल 3 सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे आपकी सिलेक्शन को, याद रखना। अब जिसने ये 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़े होंगे वो तो सेलेक्ट कभी होने के चांस ही नहीं है उसके, मतलब ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, वही बात है कि प्रायोरिटी वो उस तरह से अब कलर अरेंजमेंट किया हुआ है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टॉपिक्स के ऊपर। सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब टॉपिक्स क्या हैं। तो देखो, एना फिजियो की अगर मैं बात करूँ, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की बात करूँ, यहाँ पे सिस्टम वाइज वेटेज अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, सबसे ज़्यादा वेटेज है आपके नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन है। उसके बाद स्पेशल सेंसेस में ईयर से क्वेश्चन आए और आई से क्वेश्चन आए। ठीक है,
स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन आए हैं, स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, और ब्लड एंड सर्कुलेशन मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से भी क्वेश्चन आया है। ब्लड, अब देखो ये मैं यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे सिंपली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए। जैसे अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम से क्या है, तो स्पेशल सेंसेस में ईयर से क्वेश्चन आए हैं, स्केलेटल सिस्टम। तो ऐसे मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मतलब आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बेसिक्स पता होने चाहिए, बिल्कुल बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया ना कि ज़्यादा आपको फोकस करना है, तो क्यों, क्योंकि नर्वस सिस्टम में देखो कैसे क्वेश्चन आए थे, तो सीएनएस के सेल्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे, ठीक है, एस्ट्रोसाइट पूछा गया था, ठीक है। अब देखो ये सेल्स के नाम है, एस्ट्रोसाइट हो गया, ठीक है, माइक्रोग्लिया हो गया, है ना, ओलिगोडेंड्राइट सेल हो गए। अब इनके फंक्शन क्या है, ऐसा क्वेश्चन आया था, मतलब आपको अब सीएनएस के सेल्स अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, उनके फंक्शन क्या है वो पढ़ने हैं, ठीक है। तो मतलब सीएनएस से क्वेश्चन आया था, फंक्शन बेस्ड एमसीक्यू थे, मतलब क्या फंक्शन किसका है वो। अब जैसे ब्रेन सेंटर की बात करें तो कौन टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ना, कौन टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे, तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ठीक है। तो पैटर्न क्या था, जैसे विच सेल पूछेगा, ठीक है, सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके जीएमसी हंदवाड़ा के पेपर में। ये थी नर्वस सिस्टम की बात। अगर मैं बात करूं स्पेशल सेंसेस में, तो कैसे रिपीटेड टॉपिक है, जैसे आप ऑर्गन देखोगे तो ऑर्गन है, उसका मेन फंक्शन पूछा था, है ना, ठीक है, एग्जाम फोकस्ड क्या है, तो मेन फंक्शन क्या है इसका, हेयरिंग है, बैलेंस है, तो वैसे करके ये सारी चीजें आपको देखनी है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं स्लाइड्स को थोड़ा तेज आगे कर रहा हूं, आपको पूरी स्लाइड पढ़ने के लिए वीडियो पॉज करो और पूरी स्लाइड को पढ़ो, सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट एक चीज याद रखना, यहाँ पे नॉर्सेट लेवल का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, इजी सा सिनेरियो बेस आता है, उतना ज़्यादा कोई वैसा सिनेरियो नहीं है कि आप नॉर्सेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे। अब इतना टाइम नहीं है कि आप बाकी चीज़ों पे फोकस करो, वन लाइनर पे ज़्यादा फोकस करना है आपने, ठीक है। और बहुत जल्दी हम चैनल पे वन लाइनर की सीरीज ला रहे हैं कि वन लाइनर कौन से वन लाइनर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, तो उसकी एक सीरीज ला रहे हैं, तो रोज़ उस पर भी लेक्चर आने स्टार्ट होंगे। बाकी कुछ बच्चे जो पहले से ही जुड़े हुए हैं चैनल में उनको पता होगा, लेकिन मैं जो नए बच्चे उनको बता दूँ, नए स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ कि हमारे इसी चैनल पे पैरामेडिक्स नर्सिंग वर्ल्ड पे जेके एसएसबी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, लगभग 12-13 लेक्चर्स आ चुके हैं उसके, ठीक है। तो और उसके अलावा यहाँ पे रोज एमसीक्यू मॉक ड्रिल होती है, रोज एमसीक्यू ड्रिल डाली जाती है, कम्युनिटी हेल्थ के टॉपिक डाले जाते हैं, फंडामेंटल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर टॉपिक वाइज एमसीक्यू डाले जाते हैं। तो रोज बच्चे खुद से उसको टेस्ट देते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं और उसके बाद कमेंट में अपने मार्क्स भी बताते हैं। तो फ्री में कंटेंट मिल रहा है, इसका बेनिफिट जितना हो सके उतना ज़्यादा उठाइए। तो हाई वेटेज टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन थेरेपी पे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। नेजल कैनुला का फ्लो रेट, उसके ऊपर क्वेश्चन था। इंजेक्शन टेक्निक में जेड ट्रेक मेथड आईएम में यूज करते हैं, मुझे आपको पता होगा। एनीमा के ऊपर क्वेश्चन था, ओआरएस आईवी फ्लूइड डिहाइड्रेशन इसके ऊपर क्वेश्चन था। इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन था, हैंड हाइजीन वगैरह वो सारी चीजें, या पीपी के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। मतलब हॉस्पिटल की अगर आपको नॉलेज रहेगी तो आपकी एग्जाम में मार्क्स जो है वो अच्छे आ जाएंगे। मतलब हॉस्पिटल नॉलेज, क्लिनिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऑक्सीजन थेरेपी जो है, ऑक्सीजन थेरेपी पे क्या था, नेजल कैनुला का फ्लो रेट पूछा था, है ना, पल्स ऑक्सीमीटर का यूजेज पूछा था, तो ये सारी चीजें आई थी। अब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हाई यील्डिंग एरिया कौन से थे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में सबसे ज्यादा क्या पूछा गया था, तो याद रखना एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन आए थे, डायबिटीज के ऊपर पूछा था, ग्वाइटर के ऊपर पूछा था, है ना। तो रिपीटेड टॉपिक्स हैं ये। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एंजाइना के ऊपर पूछा था, ठीक है। आई के ऊपर कैटरेक्ट्स के ऊपर पूछा था, है ना। सोरोसिस पूछा था, ठीक है। इंटेरोमेट्री सिस्टम का क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। एन्यूरेसिस जो आपका रीनल सिस्टम का क्वेश्चन आ गया। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम में। अब कैसे हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्वेश्चंस किस तरह के आए थे, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद रखना डिजीज है उसका कॉज पूछ लेगा, ठीक है, सिम्टम पूछ लेगा, और इसी डिजीज कॉज और सिम्टम इसी के बीच में घूम के आपका एमसीक्यू बना रहे हैं। मतलब उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डिजीज है, साइन सिम्टम है, कॉजेस पढ़ लोगे तो हो जाएगा आपका काम, उतनी ज्यादा टेंशन नहीं लो। बट ये मैं आपको बता दूं कि डिजीजेस लगभग सारी देख के जाना, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। अब
नेक्स्ट ऑब्स एंड गायनी, ओबीजी और मिडवाइफ नर्सिंग जिसको हम कहते हैं, ये हाई वेटेज चैप्टर। इसमें क्या क्या पूछे थे तो याद रखो, टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, तो 50% जो है आपको कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर क्वेश्चन थे, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को आपको देख के जाना है, पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव टॉपिक को पढ़ के जाना है। लेबर और डिलीवरी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट 35% लेबर और डिलीवरी के ऊपर पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके ऊपर 30% पूछा गया है, ठीक है। और सिंपल टर्मिनोलॉजी, जो प्रेगनेंसी की टर्मिनोलॉजीज हैं उसके ऊपर 20% क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब क्या क्या हो गया इसमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजी हो गया, लेबर और डिलीवरी हो गया, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो गया, क्लियर, और कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया। तो ओबीजी में आपने याद रखना, ओबीजी अगर आपकी वीक है ना तो सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि ओबीजी से ट्रेंड चल रहा है भाई। जितने भी एग्जाम अभी हो रहे हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, हर जगह के एग्जाम में हम देख रहे हैं कि ओबीजी अच्छी खासी पूछी जा रही है। अभी जो लास्ट ईयर रेलवे का एग्जाम हुआ था आरआरबी का, उसमें भी ओबीजी अच्छी खासी आई थी, ठीक है। प्रेगनेंसी टर्मिनोलॉजीज में जो रिपीटेड आ रहे हैं, जैसे ग्रेविडा हो गया, पैरिटी हो गया, एलएमपी वगैरह हो गया, इस स्लाइड को आप देख लेना एक बार पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से पढ़ना। इसमें जो कंफ्यूजन है ना, मेन आपको देखना है कि छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूजन होता है। जिस तरह से यहाँ पे समझाया हुआ है वो आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं पेडियाट्रिक्स में। पेडियाट्रिक्स में सिंपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ही फोकस किया जाता है ज़्यादातर। तो ग्रोथ चार्ट या माइलस्टोन के ऊपर क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन थे, ठीक है। फीटल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन थे, इन्फेंट माइलस्टोन के ऊपर थे, टोटल माइलस्टोन के ऊपर थे, डीक्यू के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। डेवलपमेंट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आया था, इसका फॉर्मूला वगैरह, तो ये देख लेना। नेक्स्ट और क्या था, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ये मेन है। इसमें आपने क्या करना है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को अच्छे से देख लेना। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोल्ड चेन को देख के जाना, क्योंकि इम्यूनाइजेशन से, कोल्ड चेन से, ये तो फेवरेट है, श्योर शॉर्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। नेशनल हेल्थ में जो आपके प्रोग्राम्स हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब जैसे NHM है, RCH है ना, उसके बाद NVBDCP है, ठीक है, MHH है, NTB, इनकी फुल फॉर्म्स क्या क्या आपको देखना पड़ेगा, इसकी इनकी फुल फॉर्म्स देखनी पड़ेगी। डेट्स उतनी नहीं पूछता है, बट थोड़ा सा एक बार नज़र मार के चले जाना, ठीक है। उसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल टर्म्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। MTP एक्ट, ठीक है। अब देखो, ये MTP एक्ट में आप फुल फॉर्म पूछ सकते हैं MTP एक्ट की, या MTP एक्ट कब लाया गया था, इसकी अमेंडमेंट कब हुई थी, है ना। तो थोड़ा सा MTP को अच्छे से देख के जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मतलब एक चीज़ आपको याद रखनी है, ईयर आपको याद रखना है, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखनी है, और यही आपका इजी मार्क्स बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पता है तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, एकदम से आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम स्विच कर जाते हैं। थोड़ा सा अगर इसमें हम देखेंगे तो एपिडेमियोलॉजी में कैसे फ्रीक्वेंट कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टर्म पे क्वेश्चन पूछता है, जैसे टर्म अब इंसिडेंट है, ठीक है। फिर न्यू केस, मीनिंग क्या हो गया इसका, न्यू केस। एग्जांपल क्या हो गया, जैसे TB इन 1 ईयर। इसी तरह से प्रिवेलेंस के ऊपर पूछेगा, एंडेमिक के ऊपर पूछेगा। तो ये स्लाइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से आपको भी नोट्स बनाने हैं और इसी तरह से आपने पढ़ना है। तो मतलब आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी सिलेक्शन के लिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर OBG को पढ़ेंगे, फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को, फंडामेंटल को और कम्युनिटी को, यही 5 सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट से उतना ज़्यादा नहीं पूछा है, मतलब बच्चे फार्मा बोलते जा रहे हैं कमेंट में, ये फार्माकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन कराओ, तो फार्मा से नहीं पूछा है यहाँ पे। न्यूट्रिशन से उतना खास यहाँ नहीं आया, सोशियोलॉजी से इतना खास नहीं। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आपका साइकेट्री से नहीं आया है, ठीक है। तो लेकिन इग्नोर नहीं करना है उन सब्जेक्ट्स को, उनको भी पढ़ना है, बट मैं आपको मोस्ट प्रायोरिटाइज करवा रहा हूँ कि प्रायोरिटी किसको देनी है, किस चैप्टर को आपने कितना फोकस देना है। अब अगर बात करेंगे हम स्मार्ट स्टडी फॉर्मूला जो है नर्सिंग एग्जाम के लिए, तो आप क्या करो, सिंपली एक चैप्टर को पहले पढ़ो, पूरे चैप्टर को पढ़ो। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल इसी पे एडहर करो, जो मैंने टॉपिक बताया बस इतना ही पढ़ो, ऐसे देखो रिपीट तो नहीं होगा बिल्कुल सेम, बट हाँ जो वेटेज है यहाँ से अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि एग्जाम बन कैसा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैप्टर को रीड करो, पूरे चैप्टर को एक बार, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, नोट्स हैं आपके पास जो भी है, तो पहले आप चैप्टर को रीड करो। फिर उसके बाद आप इस जो रिपीटेड टॉपिक्स मैंने जो बताया ना आपको, उन रिपीटेड टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ना। उसके बाद क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। क्वेश्चंस क्या करो, PYQ बेस्ड करो, या तो PYQ बेस्ड क्वेश्चन करो, या तो आप सिंपली जो बुक आपके पास है वहां से क्वेश्चन करो। और साथ में क्या करना है, तो जो मैं सीरीज अभी JK SSB की जो चल रही है, इसको भी रोज देखो। हर 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो आता है जो मैं खुद से रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ। उसमें आप देखोगे कि जो MCQs मैं ला रहा हूँ वो MCQs आपके PYQs ही हैं। PYQ को ही पुट करके हम उसका MCQ बनाते हैं, और बस फर्क इतना होता है कि उस MCQ को हम नॉर्मल जैसे MCQ लोग सॉल्व करवाते हैं उस तरह से नहीं करते, हम डिटेल में उसकी डेप्थ में जाते हैं, पूरे MCQ को डिकोड करते हैं, उसके ऑप्शंस को डिकोड करते हैं, और काफ़ी सारा, मतलब एक MCQ जब हम करते हैं तो उस एक MCQ में हम लगभग 40 से 50 पॉइंट्स लिख लेते हैं, जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है।
एमसीक्यू प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो सके, दिन के 100 एमसीक्यूज लगाओ और यही आपका गोल है। जो जॉब है ये आपका गोल है, ये जॉब आपको मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। याद रखना, जो स्टूडेंट एनालिसिस समझ गया उसका सिलेक्शन डन है, उसका सिलेक्शन दूर नहीं है। याद रखना मेरी बात, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस से आपको पता चलता है कि क्या आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो। अब आपको पता चल गया होगा कि किन चीज़ों को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। मतलब कोई बच्चा 15 दिन साइकेट्री में लगा रहा है ना, साइकेट्री को ही पढ़ते जा रहा है, न्यूट्रिशन को पढ़ते जा रहा है, फार्मा को पढ़ते जा रहा है, तो ये ऐसा मत करो। प्रायोरिटाइज करो चीज़ों को, किस पोर्शन को कितना टाइम देना है वो अब आपको इस एनालिसिस से पता चल गया होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यार देखो, जो भी एनालिसिस आ रहे हैं, अनंतनाग का आया, अब हंदवाड़ा का आ गया, इसके बाद अब नेक्स्ट एनालिसिस जीएमसी कठवा का, जम्मू का, जो अभी तक पेपर हुए हैं उन सब के एनालिसिस हम लाएंगे। बट फोकस सिर्फ एक चीज़ पे रखो यार। मैंने आपको पिछली बार भी एनालिसिस में बताया था कि पर डे 100 एमसीक्यू, बस इतनी सी बात है कि जो बच्चा हर दिन 100 एमसीक्यू लगा रहा है उसका सिलेक्शन, वो सिलेक्शन के काफ़ी पास है। कंसिस्टेंसी ही की है, कंसिस्टेंट रहोगे, रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, रोज़ कुछ टॉपिक पढ़ोगे, आप समझो कि आप अपनी सिलेक्शन के पास जा रहे हो, आप अपनी जॉब के पास जा रहे हो। मैटर ये नहीं करेगा कि आपने कितना ज़्यादा पढ़ा है, मैटर बस इतना पड़ेगा कि आप रोज़ कंसिस्टेंटली मेहनत करते जा रहे हो। मेहनत करते रहो, सिलेक्शन ज़रूर होगा, आप ही का होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं यहाँ पे कि आपको ये सारी जो तैयारी है, ये सारी तैयारी हम इसी चैनल पे करवा रहे हैं। कहाँ से कंटेंट देखें? बुक्स तो आपके पास होंगी, बुक्स को पढ़ो। एक्स्ट्रा कंटेंट कहाँ से देखें? एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो आप सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए। तो आप चैनल पर जाइए, इस तरह से आपको चैनल दिखेगा। इस तरह से जब आपको चैनल दिखेगा, ये देखो ये चैनल दिख रहा है आपको, ठीक है। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ। इस प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे ना, तो इस प्लेलिस्ट में आप देखोगे जेके एसएसबी की प्रेप गाइड। यहाँ पे आपको जो एनालिसिस है, कौन सी बुक है, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद ये मेन जो है सेकंड, जेके एसएसबी नर्सिंग एमसीक्यू ड्रिल। इस एमसीक्यू ड्रिल को आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे हर दिन एमसीक्यू चढ़ाए जा रहे हैं, 29 वीडियोस हो चुकी हैं, ठीक है। जेके एसएसबी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसके भी 14 पार्ट्स आ चुके हैं। अब आप ये देखो, इतना ज़्यादा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अब जो इतना ही कर ले, एटलीस्ट इतना तो कर लो, ठीक है, इतना ही कर लो। मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ से न जाने कितने क्वेश्चंस उठ के आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि यहीं से आपके न जाने कितने क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आएंगे। आप जाओ चैनल पर विजिट करो, मेहनत करो, यही टाइम है। इस बार जॉब लेके रहेंगे, तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा, तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा, तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में।